बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज दोपहर में जब मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था कराची के सफ़र के लिए, तो मैं आपको बता रहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के एहतजाज में जो कमी आई है, शिद्दत जो कम हुई है, उसकी रीज़न मुझे क्या मालूम हुई। डायरेक्ट उन लोगों से जो एहतजाज में शिरकत करते हैं क्या पता चला। तो अब एक अदद भांडा फोड़ा गया है एक बहुत अहम ओवरसीज शख्सियत की जानिब से, और किसी को जिम्मेदार करार दिया गया है इसके लिए। इस वीडियो में इसकी भी बात करेंगे, और भी बहुत अहम खबरें हैं। रिक्वेस्ट आपसे कि तारिक मतीन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही यहां इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जब बेल आइकॉन पे आप टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वहां ऑल पे टैप कीजिएगा। उससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, रीच बेहतर करने में मदद मिलती है। आप में से कुछ दोस्तों ने कहा था कि नोटिफिकेशन फिर भी नहीं मिलते, तो ये कभी कभी होता है, बट ऑल पे जरूर टैप कीजिए। जो लाइक नहीं करते जरूर कमेंट करके बताइए। आप देखिए, ये जो नए सूबों वाला इंतजामी यूनिट्स वाला सिस्टम रीसेट वाला मामला है, इसकी तरफ मैं आऊंगा, लेकिन अलीमा खान साहिबा के साथ क्या हुआ। मैं वापस कराची आ गया हूं, आप देख सकते हैं। तो अपने उस मूड में, उस मोड में वीडियोस वापस शुरू करूंगा जैसे मैं कर रहा था, कि हम दोबारा इस जगह, इस स्टूडियो में मौजूद होंगे, उनको एडिट करेंगे। मगर अभी क्विक कन्वर्सेशन। तो अलीमा खान साहिबा स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में मियांवाली में, वहां वापस जाओ। शाहिद खटक उनके साथ थे, दीगर रहनुमा उनके साथ थे। उन सबसे भी सड़क पर बदतमीजी की गई और पुलिस ने रोक दिया। सामने डीएसपी, दीगर ऑफिसर्स खड़े हुए। और वापस जाओ, आप वापस जाएं, तुम वापस जाओ। और फिर उसके बाद पार्लियामेंटेरियंस से बहुत गलत जबान का इस्तेमाल, और कारकुनान को पकड़ के मारना, पीटना, गिरफ्तार करना, धक्के देना और रोकना। यानी ये स्ट्रीट मूवमेंट जो है, इसके सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही है, उसके लिए रोकना तो मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत फस्तायत पर मबनी हुकूमत थी, फस्तायत पर मबनी हुकूमत है, और जब तक रहेगी, अल्लाह जानता है कब तक रहेगी, जब तक रहेगी ये फस्तायत पर मबनी हुकूमत रहेगी। क्योंकि अवाम के वोटों से लेना देना मेरी राय में बिल्कुल भी नहीं है। और यह हमें जिस तरह ट्राइब्यूनल बनाए गए, जिस तरह चीजें हुई, उनसे भी नजर आता है तो बहुत बदतमीजी की गई। और अलीमा खान साहिबा की कॉल पर लोग निकल रहे हैं, ये हमने देख लिया। तो 5 अगस्त का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा जोर लगा रही है कि बहुत भरपूर अंदाज में हो, ये होगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान देगी इंटीरियर सिंध में, कराची में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, जरा कम, लेकिन पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान के बाद हिस्सों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहिम चला रही है। और अवामी राब्ता मुहिम, लोगों को मोबिलाइज करने की मुहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जारी है, जो इंतजामिया कर सकती है। और इन हालात में जब मोहसिन नकवी ने डंका नहीं बल्कि खतरे का घंटा बजा दिया है, तो हुकूमत परेशान है। परेशान लोग ऐसे ही काम करते हैं, हुकूमत वही काम कर रही है। लेकिन मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं, डंडा पीर, देखिए डंडा पीर आपको कैसे नजर आता है। 6 महीने की बात पर, फाइलें तैयार होने की बात पर, वो सहाफी जो एस्टैब्लिशमेंट के या नून लीग के करीब होने के दावेदार हैं, वो 6 महीने की बात पर इत्तेफाक करें ना करें, इस बात पर इत्तेफाक नहीं कर रहे, जोर देके बता रहे हैं कि नए सूबे बनने हैं, इससे किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, अमल दरामद होगा, ये करें या कोई और करे या किसी और तरीके से किया जाए, अमल दरामद होना है, होगा ही होगा, यही तरीका है आगे बढ़ने का, मुल्क की तरक्की का, इसके बगैर कोई तरीका नहीं है, वगैरह। ये बातें आप जब सुन रहे हैं तो ये कहीं से आ रही हैं। और वो सहाफी जो ये बातें कर रहे हैं, वो सहाफी कहां की खबरें देते हैं, वो किन की बातें करते हैं, उनको प्रोग्राम्स में बतौर डाकिया क्यों बुलाया जाता है, ये तमाम बातें हमें बताती हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अब एक और चीज आप याद रखिएगा कि नून लीग के वज़रा सरदार यूसुफ साहब, मुस्लिम लीग नून के वजीर बराए मजहबी उमूर, सेनेटर तलहा महमूद के साथ बैठे हुए, और उनके साथ बैठकर मोहसिन नकवी की बात की हम हिमायत करते हैं। मोहसिन नकवी ने बिल्कुल ठीक बात की। ये तलहा महमूद और सरदार यूसुफ बैठकर
प्रेस क्लब में ऐलान कर रहे हैं तो नकवी नकवी हो गए ना। जहां से मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे हैं, जहां से मोहसिन नकवी साहब ताकत हासिल करके ये पैगाम दे रहे हैं, ये सब वो क्या था फैज ने कहा था, सब कत्ल होके तेरे मकाबिल से आए हैं, तो ये वही हालत है। फिर एहसन इकबाल साहब टेलीविजन प्रोग्राम में बता रहे थे कि ये नहीं हो सकता। एहसन इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, इन लोगों के बाद जो सबसे ऊपर की टियर है उसमें एहसन इकबाल साहब शामिल। एहसन इकबाल साहब बता रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि आप अटक में या लाहौर में बैठकर राजनपुर चलाएं। तो पैगाम ऐसा आया है और ऐसे आया है पैगाम कि एहसन इकबाल साहब ये बता रहे हैं हमें बैठ के कि ये नहीं हो सकता कि आप कराची में बैठे कंदकोट या कश्मीर चलाएं, और साथ में ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि आप अटक में यानी ऊपर पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में दाखिले के वक्त बैठें और राजनपुर चलाएं, तो आप पूरा पंजाब ऐसे नहीं चला सकते। तो जो कहा गया है, DGSPR ने भी इसको सेकंड किया था, अब नून लीग वाले भी कर रहे हैं, तो ये सब नकवी नकवी हो गए। सरदार यूसुफ हुए, एहसन इकबाल साहब हुए, फिर अंसार अब्बासी साहब जो खबर दे रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब की और मुस्लिम लीग नून की, उनकी बात को बाकायदा तौर पर तलत हुसैन के टेलीविजन प्रोग्राम में आकर राना सनाउल्ला ने कह दिया कि मोहसिन नकवी की बात मुनासिब नहीं है, जो उन्होंने बातें कर दी हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने, पार्टी पॉलिसी ने मुझे पाबंद कर दिया है, तो मैं मोहसिन नकवी को जवाब नहीं दे रहा, मैं दे सकता था जवाब। यह हो गया। अब नून लीग से निकलकर, मखसूस सहाफियों से निकलकर मजीद जायजा ली तो आपको नजर क्या आता है? महमूद मौलवी साहब, आपको अंदाजा है, मुझे अंदाजा है, फवाद चौधरी साहब, ये लोग भी ये कह रहे हैं कि नए सूबे तो बनने चाहिए, ऐसे चल नहीं पाएगा, सिस्टम डीरेल हो गया है, फेल हो गया है, कोलैप्स कर गया है, निजाम चल नहीं सकता, नए सूबे बनाने पड़ेंगे। तो ये जहां से डिमांड आ रही है, सब उस डिमांड पर लब्बैक कहने को तैयार हैं, कोई उस सिलसिले में मुदाखलत करता हुआ नजर नहीं आ रहा, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें एक अदद रुकावट बन सकती है, लेकिन कब तक? या कुछ कंसिडरेशन होगी, कंसिडरेशन हो, और अगर कुछ मिल जाए, मान लिया जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मान सकती है। हमारे यहां तो यह भी कहना शुरू कर दिया गया है कि दो सियासी खानदानों का जोर तोड़ने के लिए भी आपको नए सूबे चाहिए, वगरना ये लोग इसी तरह से मुसल्लत रहेंगे, ये भी मखसूस एजेंडे को, क्योंकि अब तो ये दो सियासी जमातें भी मखसूस एजेंडे पर चल रही हैं, लेकिन ये बातें भी मखसूस एजेंडे को बिल्कुल ठीक करें, उस जबान को बोलने वाले लोग बता रहे हैं। तो ये इस वक्त डंडा पीर जो है उसका कमाल है, और नए सूबे बनने चाहिए, बने ही बने। अच्छा, मैं खुद इस बात का हामी हूं कि नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन बनाने वाले अवामी नुमाइंदे तो हों, अवाम के वोटों से तो आए हों, वही तो काम करेंगे। अवाम के वोटों से आए बगैर किसी और तरीके से आने वाले, अवाम की ताकत के बजाय किसी और ताकत से आने वाले, क्या अवाम का फैसला कर सकते हैं? अवाम का फैसला अवाम की ताकत से आने वाले करेंगे, उसके बगैर कुछ होगा तो फिर मुझे आपको कह देना चाहिए कि यह कबूल नहीं है। मैं खुद हामी हूं कि इंतजामी यूनिट्स और नए सूबे, जो भी नाम दें आप या कोई और नाम देने, लेकिन होने चाहिए, गवर्न करना आसान होता है। ये बात तो खुद इमरान खान साहब भी कर चुके थे, तो होना चाहिए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करते हैं, उन्होंने कहा मुल्क गिर मुहिम, और बिलावल भुट्टो जरदारी की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जिसमें कह रहे हैं आपको आवाज आ रही है, टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो मखसूस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, ऑक्सफर्ड से तालीम हासिल करके पाकिस्तान में आकर उर्दू बड़ी हद तक सीख लेने के बाद बोलने वाले नौजवान का अंदाज, उस पर बड़ी बात हो रही है, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करता। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हक़ हाकिमियत, हक़ मिल्कियत की तहरीक अब वो पूरे मुल्क में चलाएंगे, और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को वो कह रहे हैं कि आपकी उल्टी गिनती शुरू। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का फरमाना है कि पूरे मुल्क में तहरीक चलाएंगे, उसके नतीजे में ये गिर जाएगी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले भी आगाज वहीं से किया था, कराची से आगाज हुआ था बिलावल के लॉन्ग मार्च का, और फिर बाद में ज्वाइन किया था मरियम और हमजा ने, ये भी गए थे कहां? इस्लामाबाद, महंगाई मुकाओ मार्च। वैसे अब 75% ज्यादा हो गई है ईयर ऑन ईयर महंगाई,
تو ایک عام آدمی کی زندگی حرام کر دی ہے ان حکمرانوں نے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم حق حاکمیت کی، حق ملکیت کی، عوام کے حقوق کی تحریک چلائیں گے۔ آپ کا عوام سے لینا دینا کتنا ہے؟ لیکن بہرحال تحریک چلا رہے ہیں آپ، یہ چلائیں، یہ اچھی بات ہے، آپ کا رائٹ ہے، عوام کا رائٹ بھی ان کو دیں، اور جو پولیٹیکل رائٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، ان کے ورکرز کا، کسی قیدی کا، وہ بھی اس کو دیا جائے۔ لیکن بہرحال یہ لوگ خود اپنے لیے رائٹ لے سکتے ہیں، کسی کو دے نہیں سکتے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے بات کی ہے۔ بات یہ کہ صدر آپ کے، گورنرز آپ کے، پھر اس کے بعد 2 صوبوں میں حکومت آپ کی، گلگت بلتستان میں حکومت آپ کی، نکلے باہر، کیا ڈرامے بازی لگا رکھی ہے؟ کیا عوام کو، وہی میں جو بار بار کہتا ہوں، آپ نے اردو کا 8واں حرف سمجھا ہوا ہے، بھائی باہر آئیں، باہر آ کے مہم چلائیں، اور اس حکومت کو بحران کھڑا کر کے آپ بے بس کر دیں، نکلیں۔ کیا مذاق بنا ہوا ہے؟ ایک عام آدمی کو آپ جو ہے وہ الو سمجھتے، تو اس کو آپ اب مزید اس دور میں، ڈیجیٹل دور میں، الو نہیں بنا سکتے۔ آپ کے ابو بیٹھے ہوئے ہیں ایوان صدر میں اور آپ مہم چلائیں گے، تو یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ ایک عام آدمی سے صرف جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوورسیز اہم اوورسیز شخصیت نے کیا بتایا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو آج اسلام آباد ایئرپورٹ پر بیٹھ کر بتا رہا تھا کہ کچھ اوورسیز پاکستانی جو آئے ہوئے ہیں، جن سے میری بات ہوئی، تو کچھ خبریں یعنی ایکسچینج آف ویوز تھا نا، کچھ خبریں مجھ تک پہلے سے پہنچ چکی تھی، میں نے وہ بتائیں، انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ وہ پچھلی ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک شخصیت نے، جس کا میں نام ان کے کہنے کی وجہ سے نہیں لے رہا، کوئی طاقتور شخصیت والا معاملہ نہیں ہے کہ میں طاقتور شخصیت کا نام نہیں لوں گا، اس کے لیے پیش کی معذرت، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام نہ لیجئے گا، میرے لیے مشکلات ہوں گی، یعنی یہاں پر موجود لوگ مشکلات پیدا کریں گے، تو اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا۔ ان کی خواہش کے احترام میں، کوئی طاقت کا نہیں ہے معاملہ۔ طاقت کا معاملہ مجھے وہاں سے گیا تو میں بھی مان سکتا ہوں۔ تو بہرحال کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ احتجاج ٹھنڈے کیوں پڑے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کا چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، تو وہ بہت سے لوگوں کو نام لے کر بے نقاب کر دیں۔ کچھ نام انہوں نے مجھے بتا بھی دیے۔ یہ کہا گیا کہ کیونکہ یہ میری ایک سے زیادہ لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ امریکہ میں موجود اہم پاکستان تحریک انصاف کی شخصیات کو مینج کیا گیا، ان کے مینج ہونے کے بعد اس سسٹم نے مینج کیا، اور ان کے مینج ہو جانے کے بعد جب وہ کمپرومائزڈ ہو گئے، تو پھر باقی اوورسیز چیپٹرز کو جگہ جگہ مینج کیا گیا، کمپرومائز کیا گیا، اور ان کے کمپرومائز ہو جانے کی وجہ سے احتجاج دم توڑ گئے ہیں۔ یہ جو ہراساں کرنے والی بات ہے، یہ درست ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن اپنے بندے اندر ڈال کے مینجمنٹ کر کے یہ کام رکوایا گیا ہے۔ یہ کام ایسا نہیں ہوا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو آپ نے کہا کہ گزشتہ برس جو مارکا ہوا تھا اس کے بعد ہوا ہے، انہوں نے کہا اس سے تھوڑا بہت فرق پڑ جائے گا، تھوڑی بہت حمایت مل جائے گی، لیکن اوورسیز والے معاملے میں حمایت مل جائے، اور ایسی حمایت مل جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ احتجاج روک دیں، عمران خان کے لیے آواز اٹھانا روک دیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے لیے بندے مینج کیے گئے ہیں، اور انہوں نے تو یہ کہا کہ امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کی شخصیات نے کی ہے غداری۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔